हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो, आने वाले दिनों में झारखंड में नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो या फिर एएनएम या जीएनएम हो। और जो आज का हमारा लेक्चर है बेसिकली जीएनएम वाले बच्चों के लिए, जहाँ हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस बायोलॉजी के लिए है, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। इससे पहले हमने एक पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ डू वॉच दिस लेक्चर्स, वो भी आपके एग्जाम्स में इक्वली हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, वो क्या बता रहा है, वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में कौन सी एंजाइम प्रेजेंट होती है जो किस में हेल्प करता है, जो डाइजेशन ऑफ स्टार्च में हेल्प करता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को पचाने में मदद करता है, वो पेप्सिन होता है, अमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है। तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है सलाइवा में, वो अमाइलेज पाया जाता है हमारे सलाइवा में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। तो इनिशियल 30% ऑफ द स्टार्च हमारा यहीं पे डाइजेस्ट हो जाता है, जो कि माल्टोज में बदलता है। स्टार्च यहाँ पे किस में टूटता है, स्टार्च यहाँ पे माल्टोज में ब्रेक होता है। उसके बाद पेप्सिन, आप सबको पता है पेप्सिन हमारे स्टमक में पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना। किसका डाइजेशन करना, प्रोटीन का डाइजेशन करना। ट्रिप्सिन और लाइपेज हमारे हमारे ये पैनक्रियास इसको सिक्रीट करता है, और ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग। रक्तचाप को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग होता है, क्या वो स्टेथोस्कोप है, थर्मोमीटर है, स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर ईसीजी मशीन है। तो ब्लड प्रेशर हम किसके थ्रू नापते हैं, ब्लड प्रेशर स्फिग्मोमैनोमीटर के थ्रू नापते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। स्टेथोस्कोप आप सबको पता है, हर डॉक्टर इसको यूज़ करता है। थर्मोमीटर मोस्टली आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है, जब एक्सेस हमें फीवर होता है, बुखार होता है, तब हम टेम्परेचर का मेजर इसके थ्रू करते हैं। ईसीजी मशीन क्या होता है, आपका कार्डियोग्राफ को मेजर करने के लिए। आपने पढ़ा होगा पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव, जो हमारा हार्ट बीट होता है, समथिंग ऐसा ये होता है। ये पी वेव होता है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, एंड देन आपका टी वेव। तो बेसिकली इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम ईसीजी मशीन का यूज़ करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, विच स्ट्रक्चर इन द किडनी फिल्टर्स ब्लड। गुर्दों की कौन सी संरचना रक्त को छानती है, क्या वो नेफ्रॉन है, यूरेटर है, ब्लेडर है या यूरेथ्रा है। तो कौन सी यूनिट होती है, वो नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो ब्लड को फिल्टर करती है। अब हम एक टिपिकल नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमारे नेफ्रॉन में ये बोमेंस कैप्सूल हो गया, यहाँ पे आपका लूप ऑफ हेनल हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है, और यहाँ से आर्टरी आती है। ये दिस इज ग्लोमेरुलस नेट लाइक स्ट्रक्चर जो है, दिस इज बोमेंस कैप्सूल। ये क्या है, ये बोमेंस कैप्सूल है, बोमेंस कप, एंड दिस इज लूप ऑफ हेनल, और ये क्या है, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है। तो दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ब्लड को फिल्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड हम किसको बोलते हैं, कौन सी ग्लैंड को, कौन सी ग्रंथि को, थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी या फिर पैनक्रियास। तो मास्टर ग्लैंड हम किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो, आपके स्कूल में भी प्रिंसिपल होती थी जो सब चीज़ को कंट्रोल करती है, वैसे हमारे बॉडी का जो बाकी फंक्शनिंग होता है वो कौन कंट्रोल करता है, वो पिट्यूटरी कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड आप सबको पता है नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है, और ये क्या करता है, एज के साथ ये डीजनरेट होता है, ये इसकी स्पेशल फीचर है। एड्रिनल कहाँ प्रेजेंट होता है, एड्रिनल हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, कि दो किडनी होती है तो मतलब हमारे पास दो एड्रिनल होगा। एड्रिनल कितना होता है, 1 पेयर होता है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, ये एड्रिनालिन हार्मोन को रिलीज़ करता है, या फिर नॉर एड्रिनालिन हार्मोन को, एड्रिनालिन या फिर नॉर एड्रिनालिन। ये फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन्स होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में जनरली
इसका रिलीज़ होता है। पैनक्रियाज आप सबको पता है पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड है, पैनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है। इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी है, एंडोक्राइन फंक्शन भी है। एक्सोक्राइन में तो ये पैनक्रियाटिक जूसेस का सिक्रीशन करता है जैसे कि ट्रिप्सिन और लाइपेज मोस्टली, और इधर इंडोक्राइन में ये हार्मोन्स का सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग है? डायबिटीज़, मलेरिया, हीमोफीलिया, टाइफाइड। तो कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है? हमारा हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ भी जेनेटिक होता है बट मोस्टली डायबिटीज़ आपका दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 कैन बी जेनेटिक और टाइप 2 आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है मोस्टली, इसलिए इसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे। मलेरिया आप सबको पता है, मलेरिया किससे कॉज होता है? मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट प्रोटोजोआ है। कौन सी प्रोटोजोआ है? प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के थ्रू मलेरिया कॉज होता है। और इसका वेक्टर कौन है? इसका वेक्टर है फीमेल एनोफिलिस मॉस्कीटो। कौन है वेक्टर? फीमेल एनोफिलिस मॉस्कीटो। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। कौन सी बैक्टीरिया के थ्रू होता है? सैल्मोनेला टाइफी। किसके थ्रू होता है? सैल्मोनेला टाइफी के थ्रू। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन बताओगे कॉलेरा का पॉजिटिव एजेंट कौन सा बैक्टीरिया होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है लीव्स में? फोटोसिंथेसिस करना, वाटर ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपिरेशन एंड गैस एक्सचेंज, या फिर रिप्रोडक्शन। तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? स्टोमेटा का फंक्शन होता है हमारा ट्रांसपिरेशन और गैस एक्सचेंज। फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोफिल के चलते होता है, ये भी लीव्स में होता है बट क्लोरोफिल के चलते होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? जाइलम टिश्यू कराता है। फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम टिश्यू कराता है। अब एक टिपिकल स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इस काइंड ऐसा होता है। ये क्या होगा? ये हमारा आपका ये हमारा गार्ड सेल्स हो जाता है। क्या होता है? गार्ड सेल्स होता है। और उसके आसपास क्या होता है? उसके आसपास ऐसे क्या होते हैं? सब्सिडियरी सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दिस आर नोन एज सब्सिडियरी सेल्स। तो ये आपका टिपिकल एक स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? 5.5, 6.8, 7.4 या 8.1। दिस इज़ अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन और ये आपको रिमेंबर करना होगा कितना होता है? 7.4। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स द इम्पल्सेस। न्यूरॉन का कौन सा भाग संकेतों को प्राप्त करता है? क्या वो एक्सॉन है, डेंड्राइड है, सिनेप्स है और माइलिन शीथ है? तो कौन सा भाग करता है? डेंड्राइड हमारा रिसीव करता है। अब आप एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखोगे, समवॉट ऐसा होता है। डेंड्राइड क्या होता है? ट्री जैसा स्ट्रक्चर होता है। ऊपर की तरफ ये जो डेंड्राइड होता है ये क्या करता है? ये आपके सिग्नल्स को रिसीव करता है, फिर वो सेल बॉडी के थ्रू पास होता है, सेल बॉडी के थ्रू फिर वो एक्सॉन से पास होता है, एक्सॉन के बाद अल्टीमेटली वो कहाँ जाता है? एक्सॉन टर्मिनल में जाता है। और दो न्यूरॉन के जो बीच का स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम साइनैप्स बोलते हैं। साइनैप्स क्या होता है? स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स, उसी को हम साइनैप्स बोलते हैं। और जो एक्सॉन के आसपास की कवरिंग होती है माइलिन की उसको हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? इन प्लांट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू। फूड का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? जाइलम कराता है, फ्लोएम कराता है, कैम्बियम कराता है या क्लोरोप्लास्ट कराता है? तो फूड का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? हमारे फ्लोएम भाई साहब फूड का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट कराता है? जाइलम हमारे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कराता है। और फ्लोएम के थ्रू फूड जाता है। क्लोरोप्लास्ट आप सबको पता है, क्लोरोप्लास्ट मोस्टली फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जो हमारा बायो का जो लास्ट क्वेश्चन आज का वो है विच डिजीज इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सबने आज देखा होगा टाटा नमक का,
आयोडाइज नमक खाए तो उसकी अगर आयोडीन की कमी है तो कौन सा डिफिशिएंसी होगा, क्या वो अनीमिया होगा, रिकेट्स होगा, गोइटर होगा या फिर स्कर्वी होगा। एनीमिया, रिकेट्स, घेंगा या फिर स्कर्वी, तो कौन सा डिफिशिएंसी डिजीज़ होता है इसकी डिफिशिएंसी से, वो गोइटर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनीमिया किसकी कमी से होता है, अनीमिया हमारी आयरन की कमी से मोस्टली होता है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। और स्कर्वी किसकी कमी से होता है, स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जो कि है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो केमिस्ट्री का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एंट एसिड। एंट एसिड में के तरह से किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, नाइट्रिक एसिड का या अमोनियम क्लोराइड का। तो हम किसका यूज़ करते हैं एज एन एंट एसिड्स, हम जिस एंट एसिड जो भी यूज़ करेंगे वो क्या होगा, वो आपका बेस होगा। तो बेस होगा तो उसका राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 मोस्टली। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, ये नहीं यूज़ करेंगे, नाइट्रिक एसिड भी यूज़ नहीं करेंगे, अमोनियम क्लोराइड भी यूज़ नहीं करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। क्या ऑक्सीजन का यूज़ होता है, हाइड्रोजन का यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है या नाइट्रोजन का यूज़ होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर मोस्टली हम किस लिए यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का मोस्टली यूसेज किसके लिए होता है, आग बुझाने के लिए यूज़ होता है, ना कि आग बढ़ाने के लिए। तो याद रखना ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है, इसलिए ऑक्सीजन ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। हाइड्रोजन होगा नहीं, नाइट्रोजन होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आग को बुझाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच केमिकल इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है, क्या वो बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, आयोडीन है, लाइम वाटर या फिर फिनोल्फथेलिन है। तो किसका यूज़ करते हैं हम स्टार्च को जांचने के लिए, हम आयोडीन का यूज़ करते हैं। अगर आप आयोडीन का ड्रॉप डालो, आप एक स्टार्च सब्सटेंस रख लो, एक प्रोटीन सब्सटेंस रख लो, जैसे कि एक दाल रख लो और एक आप पनीर रख लो, एक आप पनीर रख लो, दाल रख लो, पनीर रख लो या फिर राइस रख लो कार्बोहाइड्रेट सोर्स में। तो अगर आप राइस में डालोगे तो वो क्या होगा, कुकड राइस बेसिकली, या फिर पोटैटो रख लो तो वो क्या होगा, वो ब्लू ब्लैक आपका टर्न कर जाएगा अगर आयोडीन प्रेजेंट होगा तो। अगर आयोडीन प्रेजेंट नहीं होगा तो नो कलर चेंज होगा। और बेनेडिक्ट सोल्यूशन किसके लिए होता है, ये आपका इससे हम रिड्यूसिंग शुगर को चेक करते हैं। और फिनोल्फथेलिन तो आप सबको पता है ये क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर की तरह है। अगर एसिड होगा तो फिनोल्फथेलिन का कलर चेंज नहीं होगा और बेस होगा तो वो पिंक कलर में टर्न हो जाएगा। ऐसे और भी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया हमारा, फिर आपका लिथमस पेपर हो गया, एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो वो कौन किस कलर में बदलता है ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है, बाई चांस कभी कभी क्वेश्चन उससे आ जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सा है, CO2, NO, SO2 या Na2O। तो कौन सा हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड है, हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड है NO। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज। कार बैटरीज में कौन सी एसिड का प्रयोग किया जाता है, क्या वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड या फिर साइट्रिक एसिड है। तो हम कार बैटरीज में कौन सी एसिड का यूज़ करते हैं, हम कार बैटरीज में हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं, H2SO4, जो कि लीड के साथ रिएक्शन करके आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ब्लीचिंग पाउडर इज केमिकली, ब्लीचिंग पाउडर को केमिकली क्या बोलते हैं, CaOCl2, NaOCl, CaCO3 या CaCl2। तो क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर को हम केमिकली, CaOCl2 या फिर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। NaOCl क्या है, NaOCl हमारा नॉर्मल ब्लीच होता है। CaCO3 आप सबको पता है, CaCO3 हमारा मार्बल हो गया और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। अब आप सबको बताओगे ये स्लेक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। एक तो स्लेक लाइम का केमिकल फॉर्मूला और एक टेबल सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है, विच एलिमेंट इज अ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड मेटल कौन सा होता है रूम टेम्परेचर में, क्या वो जिंक होता है, मर्करी होता है, लीड होता है या आयरन होता है। तो इसका आंसर तो आई एम श्योर आप सबको पता होगा, लिक्विड कौन होता है रूम टेम्परेचर में, लिक्विड हमारा मर्करी होता है रूम टेम्परेचर में। इसलिए हम इसका यूज़ किस में करते हैं, इसलिए हम इसका यूज़ किस में करते हैं, थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं।
एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लश्चरस होता है? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड टर्न रेड लिथमस पेपर ब्लू? रेड लिथमस पेपर को ब्लू में कौन सा कंपाउंड टर्न करता है? क्या वो एसिड होता है, बेस होता है, सॉल्ट होता है या वाटर होता है? तो रेड लिथमस को ब्लू कौन टर्न करता है? रेड लिथमस को ब्लू हमारा बेस टर्न करता है। एसिड क्या करता है? एसिड हमारा रिवर्स। एसिड क्या करेगा? ब्लू लिथमस पेपर को वो रेड में टर्न करेगा। और सॉल्ट, आप सबको पता है सॉल्ट का सच कोई रिएक्शन नहीं होता है, या मतलब ग्रीन हो जाता है मोस्टली, नो कलर, मतलब पीएच इसका 7 होता है, और वाटर में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है फिज़िक्स। अब हम फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। उसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है फिज़िक्स का, वो क्या है? वो बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? निम्न में से कौन सा एक संपर्क रहित बल है? कौन सा होता है? फ्रिक्शन होता है, घर्षण, मस्कुलर फोर्स, स्पेशीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षक बल, या फिर अप्लाइड फोर्स, लागू बल। तो फ्रिक्शन आप सबको पता है, फ्रिक्शन कब लगेगा? जब कोई चीज़ कॉन्टैक्ट में हो। हम चल भी पाते हैं, किस लिए हम चल भी पाते हैं? फ्रिक्शन के चलते। मस्कुलर फोर्स ऑटोमेटिकली जब कोई चीज़ आप कॉन्टैक्ट में रहेगा तभी मस्कुलर फोर्स लगेगा। अप्लाइड फोर्स भी जब हम कॉन्टैक्ट में रहते तभी लगता है। तो इसमें से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? आवृत्ति की इकाई क्या है? क्या वो वॉट होता है, हर्ट्स होता है, जूल होता है, या एम्पियर होता है? तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमारी हर्ट्स होती है। वॉट आप सबको पता है, वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की यूनिट होती है। जूल किसकी होती है? जूल एनर्जी की होती है। एम्पियर किसकी होती है? एम्पियर करंट की होती है। और कमेंट आप क्या करोगे? रेजिस्टेंस की यूनिट। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती? ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती? क्या वो सॉलिड से, लिक्विड से, गैस से, या वैक्यूम से? तो हमेशा याद रखना, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। साउंड खाली जगह से कभी भी नहीं गुजर सकती, क्योंकि साउंड कैसा वेव है? साउंड एक आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड और लाइट में यही अंतर है। साउंड आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है या फिर मैकेनिकल वेव है। इसको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मटेरियल चाहिए होता है, वेदर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, या गैस हो। और जो लाइट होता है वो कैसा होता है? लाइट आपका ईएम वेव होता है। क्या होता है? ईएम वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, या फिर ट्रांसवर्स वेव होता है। तो लाइट आपका कहाँ ट्रैवल कर सकता है? लाइट आपका वैक्यूम के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है, बट साउंड आपका वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं करेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डाइवर्जिंग लेंसेज। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? वेदर वो कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेन लेंस है, या फिर सिलेंड्रिकल लेंस है? तो जस्ट मिरर को उल्टा कर देना। मिरर में क्या होता है? कॉनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है, और यहाँ पे कॉनकेव लेंस कैसा होगा? डाइवर्जिंग लेंस होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 का ऑप्शन ए। मिरर में याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा? कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस होगा। इसको हम यूज़ किस में करते हैं? इसका यूज़ हम मायोपिया के ट्रीटमेंट में करते हैं। किसके ट्रीटमेंट में? मायोपिया के ट्रीटमेंट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम नियर साइटेडनेस पे बोलते हैं। नियर साइटेडनेस भी इसको कहा जाता है। हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बता रहा है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड? तो कितनी होती है लाइट की स्पीड? लाइट की स्पीड हमारी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी? मतलब सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा डिवाइस बदलता है? क्या वो इलेक्ट्रिक मोटर है, जनरेटर है, सोलर पैनल है, या ट्रांसफार्मर है? तो अगर आपको नहीं भी पता हो तो इस क्वेश्चन को आप अपने क्वेश्चन के हिंट से भी सॉल्व कर सकते हो। कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करना? हमें सोलर एनर्जी को। अब सोलर एनर्जी कौन कन्वर्ट करेगा? ऑफकोर्स सोलर पैनल कन्वर्ट करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक मोटर कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर आपका मैकेनिकल एनर्जी को जस्ट रिवर्स, मैकेनिकल एनर्जी को किस में
कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज पे चेंज करता है, जैसे एसी से डीसी या डीसी से एसी मोस्टली। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है, क्या वो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है, स्पीड है या डिस्प्लेसमेंट है। तो कौन सी वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी आपका कांस्टेंट रहता है, वो हमारी स्पीड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों देखता है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है बट अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो कोई बॉडी यहाँ है तो इसका डायरेक्शन ये होगा, यहाँ है तो इसका डायरेक्शन ये होगा, यहाँ है तो इसका डायरेक्शन ये होगा, यहाँ है तो इसका डायरेक्शन ये होगा। तो डायरेक्शन क्या, हर जगह डायरेक्शंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसलिए हमारा वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट नहीं रहता है। सेम अप्लाइज टू एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट आप सबको पता है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये। तो डिस्प्लेसमेंट भी कभी कांस्टेंट नहीं रहता। क्या कांस्टेंट रहता है, हमारा स्पीड कांस्टेंट रहता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन मूविंग बॉडी। फ्रिक्शन क्या करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, या फिर कोई इफेक्ट नहीं, या फिर डायरेक्शन का चेंज करता है। तो फ्रिक्शन मोस्टली क्या करता है, स्पीड को डिक्रीज करता है। अब कैसे करता है आप सबको पता है, कोई बॉडी अगर रखी और ये मूव कर रही है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करी, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और हमेशा जब दो अपोजिट डायरेक्शन होते हैं तो वो चीज़ें क्या होती है, माइनस होती है। मतलब क्या होगा, अल्टीमेटली इसका स्पीड डिक्रीज होगा। नो इफेक्ट तो गलत हो गया, हाँ कभी कभी चेंज ऑफ डायरेक्शन भी होता है, बट इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या होगा, डिक्रीज इन स्पीड। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी पॉसेस बाय बॉडी ड्यू टू मोशन। मोशन के चलते इसमें बॉडी में कौन सी एनर्जी होती है, क्या वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, या केमिकल एनर्जी होती है। तो मोशन के चलते कौन सी एनर्जी होती है, मोशन के चलते हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी किसके चलती है, बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन या फिर हाइट के चलते जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, mgh। और एक और चीज़, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक बहुत प्यारा सा रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। ये फॉर्मूला याद रखना जब कभी क्वेश्चन में अगर आपको मोमेंटम दे दे तो सॉल्व करने के लिए, मतलब मास भी प्रोवाइड नहीं करे, वेलोसिटी भी प्रोवाइड नहीं करे, डायरेक्टली मोमेंटम प्रोवाइड कर दें, तो इस फॉर्मूला से हम काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर करंट। विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, क्या वो वोल्ट मीटर है, आम मीटर है, ओम मीटर या गैल्वेनोमीटर है। तो हम करंट किसके थ्रू मेजर करते हैं, हम करंट एम मीटर के थ्रू मेजर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर। हम वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं। ओम मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। और गैल्वेनोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, करंट की क्वांटिटी को मेजर नहीं करते, हम ये मेजर करते हैं प्रेजेंस ऑफ करंट, मतलब डिटेक्ट करने के लिए कि करंट है कि नहीं है सर्किट में। अगर करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, अगर करंट नहीं होगा तो वो एज इट इज़ अपने स्टैटिक पोजीशन में रहेगा। बट एम मीटर हम करंट मेजर करने के लिए करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड ऑफ। इलेक्ट्रिक फ्यूज किसका बना रहता है, आयरन का, कॉपर का, एलॉय ऑफ टिन एंड लीड का, या फिर सिल्वर का। तो किसका बना रहता है, एलॉय ऑफ टिन एंड लीड का। इलेक्ट्रिक फ्यूज किसके लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज इसलिए यूज़ होता है कि बाई चांस कभी करंट ज़्यादा आ जाए तो ये क्या करता है, ये सर्किट को ब्रेक कर देता है, ताकि करंट का फ्लो को हम क्या कर सके, रोक सके। तो इसके लिए हमें जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल चाहिए होता है। कैसा चाहिए होता है, जो मटेरियल जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो। अब लोहा, आयरन का आपको सबको पता हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वैसे ही कॉपर का भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और सिल्वर का भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम अलॉय ऑफ टिन एंड लीड का यूज़ करते हैं। अब जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है एंड मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन, वो क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बताता है। F इज इक्वल टू ma, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, या फिर ऑब्जेक्ट्स इन मोशन स्टे इन मोशन, या एनर्जी इज कंजर्व।
तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बताता है? बचपन से आपने वो स्टेटमेंट रट रखा होगा। क्या बताता है? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एफ इज इक्वल टू एम में कौन सा लॉ है? न्यूटन का सेकेंड लॉ है। और ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन, ये कैसा है? ये न्यूटन का कौन सा लॉ है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा। मतलब वो कोई भी चेंज को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। तो आई होप आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और एक ऐसी कमेंट्स कर देना अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो ये हमारे लिए एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन काम करता है, और हम ऐसे ही आपके लिए आगे अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।